बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का तीसरा अध्याय जो पढ़ रहे थे, सामाजिक संस्थाओं को समझना, उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें आगे है कार्य और आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले है कार्य क्या है, यानी कि कार्य किसे कहते हैं। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे संवैतनिक या अवैतनिक, यानी कि वेतन के साथ में या बिना वेतन के कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि कार्य जो है शारीरिक क्रिया द्वारा या मानसिक क्रिया द्वारा किए जाने वाले सवैतनिक, यानी कि वेतन के साथ में या बिना वेतन के जो कार्य किया जाता है उसे कार्य कहते हैं, जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। यानी कि कार्य मनुष्य क्यों करता है कि मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए मनुष्य कार्य करता है। फिर है कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन, यानी कि कार्य का आधुनिक रूप क्या है और उसका श्रम विभाजन किस प्रकार से होता है। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है अत्यधिक जटिल, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन। यानी कि श्रम विभाजन का जो है अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है, जिनसे लोग विशेषज्ञ है, यानी जिनमें लोग विशेषज्ञ है। यानी कि कार्यों को व्यवसायों में विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है और लोग उन कार्यों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष योग्यता रखते हैं। पहला है औद्योगिकरण के बाद कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। यानी कि औद्योगिकरण की नीति आने के बाद में कृषि क्षेत्र में भी नवीनता आ गई है, उनमें भी औद्योगिकरण का प्रयोग किया जाने लगा है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। यानी कि पहले कृषि के कार्य मनुष्यों के द्वारा किए जाते थे, लेकिन औद्योगिकरण की शुरुआत होने के बाद में कृषि का कार्य भी मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। आधुनिक औद्योगिक समाज में घर और परिवार कार्य का केंद्रीय स्थल नहीं रहा। यानी कि आधुनिक औद्योगिक समाज में पहले घर और परिवार जो है काम का मुख्य केंद्र रहता था, लेकिन आजकल वो नहीं है, बल्कि कल कारखाने औद्योगिक कार्य के केंद्रीय स्थल बन गए हैं। यानी कि बाहर कार्य करना, कल कारखानों में कार्य करना, ये औद्योगिक कार्य के केंद्रीय स्थल बन चुके हैं। उद्योगों में वेतन हेतु विभिन्न प्रकार के श्रमिक, प्रशिक्षित, अशिक्षित और विशेषज्ञ, प्रबंधक और श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि पारिश्रमिक के आधार पर या वेतन के आधार पर, उद्योगों में वेतन के आधार पर श्रमिक लोग, प्रशिक्षित यानी कि उस कार्य में विशेष योग्यता रखने वाले, अशिक्षित या उस कार्य के अंदर नहीं ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी, विशेषज्ञ, प्रबंधक यानी कि उन कारखानों को चलाने के जो प्रबंध व्यवस्था करने वाले हैं वो, और श्रमिक सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। फिर कार्य क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। यानी कि कार्यों का निरंतर विस्तार हो रहा है, यानी कि कार्य प्रगति की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार हो रहा है। यानी कि व्यक्ति एक दूसरे के आश्रित रह करके आर्थिक स्थिति में एक दूसरे के आश्रित रह करके अपने कार्यों को बढ़ा रहे हैं। फिर आगे है कार्य रूपांतरण, यानी कि कार्य को कहाँ विभाजित किया गया है। औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई है जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जैसे स्वचालित उत्पादन की कड़ियों का निर्माण, कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना, उदार उत्पादन तथा कार्य का विकेंद्रीकरण आदि। यानी कि कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। उसमें समय के निर्धारण के आधार पर कार्यों को बांटा गया है। इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक नवीन परिवर्तन हुए हैं। यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें नवीनता आई है। स्वचालित उत्पादन यानी कि अपने आप मशीनों के द्वारा किसी भी चीज़ों का उत्पादन होना, की कड़ियों का निर्माण,
कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना, यानी कि कर्मचारी कार्य कर रहे नहीं कर रहे इसकी निगरानी के लिए कैमरों की व्यवस्था की गई है। उदार उत्पादन तथा कार्य का विकेंद्रीकरण आदि। तो ये इस प्रकार से कार्यों को बांटा गया है। फिर है राजनीतिक संस्थाएं, यानी कि राजनीतिक संस्थाएं क्या है कि राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है, यानी कि शक्ति के बंटवारे से इसको परिभाषित किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि दो बातें मुख्य हैं। पहला है शक्ति। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति दूसरों से संबंधित होती है, यानी व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर या अपनी बल बुद्धि के आधार पर कार्य करता है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि वह कुछ लोगों के पास है तो दूसरों के पास यह नहीं होती। राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है, यानी कि राजनीति का संबंध शक्ति से है। परिवार का मुखिया, कारखानों का प्रबंधक, राजनीतिक दल के नेता, विद्यालय के मुख्य अध्यापक आदि को प्रत्येक क्षेत्र में उस सीमा तक शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके पास शक्तियाँ निहित होती है। उन शक्तियों के आधार पर व्यक्ति कार्यों का विभाजन करता है। फिर दूसरा आता है सत्ता। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के पास जो सत्ता है, ये जो इसके पास जो अधिकार है वह शक्ति के आधार पर प्राप्त होते हैं। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। वैध का मतलब होता है कि न्याय संगत जो कार्य होते हैं, यानी कि शक्ति के आधार पर, सत्ता के आधार पर शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति न्याय के आधार पर कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? वैध कार्य कहलाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह एक वैधता पर आधारित होते हैं, यानी कि कुछ नियम कानूनों के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। फिर है राज्य की संकल्पना। राज्य की संकल्पना किस प्रकार है कि राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र में शासन करता है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपने नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। फिर ये प्रकारवादी दृष्टिकोण। राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है और संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता, नागरिक अधिकार और राष्ट्रवाद के विचारों द्वारा परिभाषित है। यथा प्रभुसत्ता से अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीति शासन से है। प्रभुसत्ता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष पर किसी का अधिकार हो और अविवादित, यानी कि किसी विवाद से रहित राजनीतिक शासन से किया जाता है प्रभुसत्ता। फिर दूसरा आता है नागरिकता के अधिकार। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल होते हैं। नागरिक का अधिकार क्या है? इसमें नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार उससे प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध करता है। फिर है समाजशास्त्र की रुचि सिर्फ औपचारिक शारीरिक तंत्र के अध्ययन में नहीं अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन कर रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच शक्ति वितरण है। इसका ध्यान विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक संस्थाओं पर भी है। फिर आगे आता है धर्म। धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है, यानी कि धर्म किस प्रकार की सामाजिक संस्था है।
समाजशास्त्र में धर्म का अध्ययन ईश्वर के अध्ययन से भिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला है धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है, यानी कि धर्म समाज के अंदर किस प्रकार से कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में समाजशास्त्र अनुभाविक अध्ययन करता है, यानी कि अनुमान के आधार पर इसका अध्ययन करता है। यह तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है, यानी समाजशास्त्र धर्म का समाज के साथ में तुलनात्मक पद्धति के आधार पर उपयोग करता है। यह समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं को परिभाषित करता है। फिर अगला आता है शिक्षा। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना गया है, जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। तो औपचारिक संस्थाएं और अनौपचारिक संस्थाएं दोनों इसमें शामिल होती हैं। शिक्षा व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी समाज के अंदर कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। समाज में इस आवश्यकताओं को समूह की विरासत के प्रेक्षण संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है, जो सभी में पाई जाती है। जटिल समाजों में औपचारिक शिक्षा का सुनिश्चित होना आवश्यक है। आधुनिक समाज में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए आधुनिक समाजों में विद्यमान रचना एक रूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। फिर प्रकारवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है, यानी कि प्रकारवादी समाजशास्त्री जो है वो शिक्षा को क्या मानते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उनका नवीनीकरण करना संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। और शिक्षा का नवीनीकरण क्या करता है कि समाज के अंदर संस्कृति को बढ़ावा देती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों को अपनी भावी भूमिका और आवंटन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। साथ ही यह विभिन्न परिस्थितियों के लिए चयन का साधन जो कि व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। फिर आगे हैं समाज को असमान रूप से अविभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए, यानी कि समाजशास्त्री जो समाज को अविभेदकारी के रूप में मानते हैं उनके अनुसार शिक्षा मुख्यतः स्तर अर्थविकता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्थिरीकरण के ही आधार पर, अर्थात हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। विशेषज्ञता प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। इसमें लिंग और जातिगत भेदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के अवसरों पर अतिक्रमण करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जाते हैं वे शिक्षा के अवसरों पर उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया समाज में किस प्रकार की संस्थाएं क्या कार्य करती है। ये अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।